स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है जो आगे आने वाले वर्षों में याद रखा जाएगा। कई बार आपने देखा होगा एक ऐसे जजमेंट होते हैं जिसका इंप्लीकेशन काफी वाइड होता है। उनमें से ये जजमेंट है, आपको पता ही है, तमिलनाडु में काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, मतलब सरकार और गवर्नर के बीच में। उसको लेकर फैसला आया और कहीं ना कहीं ये गवर्नर के खिलाफ जाता है। आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स पावर्स इन तमिलनाडु केस। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, चल क्या रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर टाइमलाइन दे दी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नर की जो पावर है, यहां पर गवर्नर कब डिसीजन लेगा, इतने समय में लेना चाहिए, आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। यहां पर पहली बार ऐसा डिफाइन किया गया है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री है तमिलनाडु सरकार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, उनको फटकार लगाई है और यह डिक्लेयर किया है कि अगर बिल्स को विथहोल्ड किया जाता है, मान लीजिए असेंबली से बिल पास होता है और वो कानून बनना चाहिए, लेकिन गवर्नर जो है उस बिल को अपने पास रख लेते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो उस केस में ये जो स्टेप है ना, ये पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी को देखते हुए यहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन भी दी है कि कब कितने समय बाद गवर्नर को एक्शन लेना ही पड़ेगा। गवर्नर ये नहीं कह सकते कि हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। खैर, इसके पीछे का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा, मतलब आखिरकार ये जो केस है पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे गया। देखिए, यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के MK स्टालिन, उनके बीच में और जो गवर्नर है RN रवि, इस समय इनके बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता था। अब स्पेशली हुआ क्या कि पिछले कुछ समय से तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने 10 बिल्स पास किए थे। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वक्फ बिल अभी पार्लियामेंट से पास हुआ, सेम उसी प्रकार से कई सारे जो बिल हैं तमिलनाडु के असेंबली से पास हुए थे, जैसे कि लोकल गवर्नेंस को लेकर था, यूनिवर्सिटीज को लेकर था, सोशल वेलफेयर को लेकर था। लेकिन यहां पर तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि जो गवर्नर हैं वो अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब बिल को जो है अपने पास रख लिए हैं हमेशा के लिए और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा, ये जो एक्शन होता है गवर्नर का, इसको इनफॉर्मल टर्म में कहते हैं पॉकेट वीटो। मतलब गवर्नर ने वो जो बिल है अपने पॉकेट में रख लिया और ना तो वो रिटर्न कर रहे हैं ना तो रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्शन उसके ऊपर ले नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी की वजह से यहां पर तमिलनाडु सरकार का कहना था कि गवर्नेंस में इश्यूज आ रहे हैं, टेंशंस बढ़ रहा है स्टेट के अंदर, और इसी की वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ। और फाइनली आज आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है, जिसमें 2 जज हैं, आप देख पाएंगे, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R माधवन। उनकी तरफ से यह हिस्टोरिक और हमेशा के लिए याद रखने वाला वर्डिक्ट आप कह सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है, 3-4 चीजें हैं, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यहां पर जो कोर्ट ने बोला है कि जो गवर्नर हैं वो इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते बिल्स को लेकर। मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल्स पास किया तो गवर्नर को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। हमेशा गवर्नर ये नहीं बोल सकते कि वो बिल मेरे पास रहेगा, मैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लूंगा, ये गलत है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्री एंड वायलेट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नर इज नॉट एन ऑम्बड्समैन और अ पैरेलल गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट कौन है? जो चुनी हुई सरकार है, लोगों ने जिनको चुना है, MLAs हो गए, CM हो गए। लेकिन यहां पर गवर्नर जो हैं वो तो केंद्र सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनके पास हक नहीं है कि वो गवर्नमेंट चलाएं। गवर्नमेंट तो चीफ मिनिस्टर चलाएंगे और सरकार चलाएगी। खैर, यहां पर दूसरा यहां पर क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 163 से 200 है, इसमें गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे उसके एडवाइस पर गवर्नर को जो है काम करना पड़ता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, गवर्नर इज नॉट अ मोनार्क। देखिए कौन से कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर, मतलब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहते हैं उसी हिसाब से चलना चाहिए। गवर्नर कैन नॉट यूज पर्सनल डिस्क्रिशन। अब गवर्नर को आज के डेट में मन नहीं है कि भाई मैं आज बिल पास नहीं करूंगा, साइन नहीं करूंगा, तो ये गवर्नर के डिस्क्रिशन से काम नहीं चलेगी। और ना तो गवर्नर की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, उसके हिसाब से चीजें नहीं चलनी चाहिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहती है उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि गवर्नर की जो वीटो की पावर है, तो इसमें जो 2 वीटो की पावर है इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हो, एक तो एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू असेंट विदाउट अ रीजन। मतलब मान लो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास हुआ, अब वो कानून अगर बनना है तो गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए। अब गवर्नर क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही उसको लौटा दे रहे हैं, मतलब उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं और बिना कोई रीजन दिए। तो आपको रीजन देना पड़ेगा, आप बिना रीजन दिए ऐसे उसको लौटा नहीं सकते। सो दिस इज नॉट परमिटेड। और जहां तक सवाल है पॉकेट वीटो, इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है। गवर्नर एक लिमिट से ज्यादा बिल्स को अपने पास नहीं रख सकते। मतलब अगर बिल मान लो गवर्नर ने वापस किया तो और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने वही बिल वापस से पास करके गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है रादर देन उसको साइन किया जाए। और मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम रखा है कि गवर्नर को कब कब डिसीजन लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर गवर्नर को अपना एसेंट देना है या फिर रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट करना है, मान लो बिल पास हुआ और गवर्नर साइन करना चाहते हैं, तो विद इन 1 मंथ उनको साइन करना पड़ेगा। या फिर गवर्नर एक काम कर सकते हैं, उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट के उसमें चाहिए, प्रेसिडेंट की दखल चाहिए, इसके अंदर केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए एक प्रकार से, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये 1 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। मान लीजिए अगर गवर्नर उस बिल को रिटर्न करना चाहते हैं, वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना चाहते हैं, तो ये 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा, उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते। और मान लो अगर वो बिल वापस गया और लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से वो बिल गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर अंदर उस पर साइन करना ही पड़ेगा। मतलब वो अब उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, दूसरी बार रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही बार रिफ्यूज कर सकते हो, यही आपकी पावर है। और देखिए यहां पर एक और सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है, गवर्नर जो अपने यहां से फैसला लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको लेकर एक लंबे समय से सवाल था कि क्या ये जो डिस्क्रिशन है गवर्नर की, क्या उसको जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट कैन एग्जामिन वेदर गवर्नर इज एक्टिंग इन अ गुड फेथ और नॉट। मतलब गवर्नर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो बाउंड है कि नहीं, गुड फेथ में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख सकता है ताकि यहां पर गवर्नर जो है वो अपने ऑफिस का मिसयूज नहीं कर सके पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहां पर डायरेक्शन ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में जो सरकार है वो एक विचारधारा की है, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो एक दूसरे विचारधारा की है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी विचारधारा अलग अलग है तो आप जो है बिल्स पर साइन नहीं करोगे, ये नहीं होना चाहिए। खैर इसको लेकर अब सवाल ये भी हो रहा है कि ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है, ये जो लैंडमार्क रूलिंग है ये क्यों मायने रखता है? देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो रूलिंग है वो अगेन रीअफर्म करती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नर के अंडर में काम नहीं करती है। मतलब गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये एक सबसे पहली चीज डिफाइन किया है। फिर दूसरा यहां पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब जो एमएलएज हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं, वो चुनी हुई सरकार है ना, लोगों ने चुनकर भेजा है। और किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो सर्वोच्च होते हैं, वो सबसे बड़ी पावर होती है। तो जब लोगों ने चुनकर भेजा एमएलए को और एमएलए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो गवर्नर कौन होते हैं, उसको रोकने वाले। फिर दूसरा है गवर्नर का जो मिसयूज है वो ना हो, ये एक बड़ा जजमेंट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। खैर इसको लेकर रिएक्शंस कहां से आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उन्होंने इस जजमेंट को हिस्टोरिक कहा है और डेमोक्रेसी की जीत बताई है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वाटरशेड मूवमेंट है और आगे आने वाले कई वर्षों में इसको याद रखा जाएगा। सेम यही चीज मैं आपको बता दूं, इसी तरह का इशू बाकी जो राज्य हैं जैसे केरला हो गया, तेलंगाना, वहां पर भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है उसका डायरेक्ट असर होगा और हो सकता है कि वहां पर जो गवर्नर है अब जल्द से जल्द साइन कर दें, क्योंकि ये जो जजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु पर लागू होगा, ये पूरे देश पर लागू होगा। अब देश में कहीं पर भी जो गवर्नर है उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि जो वर्डिक्ट है ये टर्निंग पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, एंड इट रिमाइंड्स, हर किसी को याद दिलाता है कि भले ही आप कितने भी उच्च पद पर क्यों ना बैठे हो, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यहां पर फाइनल से मिलना चाहिए। मतलब गवर्नर चुने हुए होते हैं, गवर्नर एक प्रकार से अपॉइंटेड होते हैं,
जो एमएलएज होते हैं वो चुने होते हैं, तो उनका यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो मिलना चाहिए। एक प्रकार से ये जजमेंट जो है वो साफ साफ चीज़ों को डिफाइन करता है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गवर्नर से ही रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स, बैच, कुछ भी आप लेते हो, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।